2-3 दिन पहले माननीय सुल्तान सिंह जी शेखावत जी ने एक बयान दिया और जैसा आज उन्होंने मीडिया को बताया, कई चीज़ें अलग अलग तरीके से लोगों ने उसको अपने ढंग से सोचा समझा। और उसके बाद में वर्तमान के कांग्रेस के विधायक माननीय दिलीप गुर्जर जी ने भी कल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों का अपना बयान दिया। मैंने कई बार माननीय दिलीप गुर्जर जी से आग्रह करा है कि जिसके खुद के घर कांच के होते हैं वो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं फेंके जाते। जैसा उन्होंने कहा कि 2003 में और विशेष करके उन्होंने जो एक आरोप भारतीय जनता पार्टी पे गंभीर आरोप लगाया है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, जब जब मजदूरों पे अत्याचार होता है। मैं आज उल्टा कहता हूं कि जब जब इस नागदा खाचौद विधानसभा में कांग्रेस के विधायक जीतते हैं, जब जब मजदूरों पे अत्याचार की परिसीमाओं को लांघता है। और मैं उदाहरण देना चाहूँगा आप सबके सामने और बहुत विनम्रता से माननीय दिलीप गुर्जर जी से भी आग्रह करूँगा कि सुनना ध्यान से और इसका जवाब भी देना। आपने कहा 2003 के अंदर वीआरएस दिया और हजारों श्रमिकों को बाहर निकाला। माननीय दिलीप गुर्जर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2003 के अंदर आपने खुद ने कहा, आपके मुँह से कहा, 2003 के अंदर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। 2003 अक्टूबर-नवंबर में चुनाव हुए थे। और मैं आपको एक चीज और याद दिलाना चाहता हूं कि वीआरएस की जो नींव रखी थी वो सन 2000 के अंदर शायद रखी गई थी। और ये जो वीआरएस चला है, और एक चीज और मैं जनता को भी आज इस मीडिया के माध्यम से याद दिलाना चाहूँगा कि माननीय दिलीप गुर्जर जी 2003 का चुनाव ही इस मुद्दे पे लड़े थे, एक वोट वीआरएस को चोट। इसका मतलब ये था कि 2003 के पहले वीआरएस प्रारंभ हो गया था और ये वीआरएस चला है 2006 या 2007 तक। 2003 के पहले आपकी कांग्रेस की सरकार थी तो आप कांग्रेस की गलती मान लें, या 2003 में आप चुनाव जीत गए थे आप अपनी गलती मान लें। और उसमें जो मेरी जानकारी में है लगभग 1200 से ज़्यादा स्थायी श्रमिकों को निकाला गया। अगर केमिकल और अन्य उद्योगों की अगर संख्या लोगे तो शायद ये संख्या और ज़्यादा होगी। उसमें केवल परमानेंट श्रमिकों को ही वीआरएस नहीं दिया गया, उस समय ठेकेदारी श्रमिकों को भी वीआरएस दिया गया। और इसलिए मेरा कहना है कि जो चुनाव के आपके मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को भविष्य में माननीय दिलीप गुर्जर जी आप याद रखिए। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि 1997-98 के अंदर इस नागदा में ग्रेसिम उद्योग में करीबन 1200 से 1500 सेक्शन कार्ड बनाए जाते थे। जो निहायत ही जरूरतमंद लोग होते थे वो सेक्शन प्रथा ही बंद हो गई। और 1997-98-99 में शायद मुझे जो जानकारी है, शायद आप भूल गए होंगे माननीय कांग्रेस के विधायक जी, उस समय शायद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि 2014 के पहले मुझे लगता है कि 2004 के बाद में बदली श्रमिकों को इस ग्रेसिम उद्योग में परमानेंट नहीं गया। 2014 में जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और आप सबके आशीर्वाद से मैं विधायक था, उस वक्त बदली को परमानेंट, संपूर्ण बदली वालों को हमने परमानेंट कराया और बदली प्रथा ही हमने समाप्त करी और आज की तारीख में वो लोग एक अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उसी प्रकार से मैं बताना चाहूँगा कि 1994 से 2014 तक दुर्भाग्य से जितने भी लोगों की मृत्यु हुई थी, एक भी व्यक्ति की अनुकंपा नियुक्ति नहीं हुई। और उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि छोटू सिंह जी जो ड्राइवर थे, दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हुई और उनके दामाद की अनुकंपा नियुक्ति हुई 2014 के अंदर। अब मेरा कहना है कि 1994 से लेके 2014 तक एक लंबा समय रहता है, लंबा समय। उस समय कांग्रेस की सरकार भी रही, आप माननीय विधायक भी रहे। और इसलिए अगर इतने गंभीर इश्यू के अंदर के जिसके घर से कमाने वाले ही चले गए और उसके अनुकंपा नियुक्ति नियमानुसार होना चाहिए, लेकिन वो 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर हुई। अब मैं एक चीज और कहना चाहूँगा कि 1994 नागदा नगर की जनता ने उस 1994 को मुझे लगता है कि कभी भुला नहीं पाएगी। 1952 में उद्योग डाला था, 1952 से लेके 1994 में सबसे लंबी हड़ताल चलने वाली शायद ग्रेसिम के इतिहास में वो काले दिन थे जब चली थी। और माननीय दिलीप गुर्जर जी आप विधायक थे उस वक्त 1994 में, माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उस लंबी हड़ताल के चलने के बाद में हजारों लोग, मैं भी गया था उस वक्त, मैं भी ग्रेसिम में सर्विस करता था। 1994 में माननीय दिग्विजय सिंह जी के प्रतिनिधि के रूप में माननीय नरेंद्र नाटा जी रोशनपुरा चौराहे पर आए, माननीय दिलीप जी गुर्जर भी आए और आके उन्होंने ये कहा था, मजदूरों से कहा था कि आप उद्योग चालू करिए, हम निष्कासित श्रमिकों को निकालें, वापस रखवाएंगे।
मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय दिग्विजय सिंह जी ने, और मैंने आज कुछ ट्रेड यूनियन के नेताओं से बात करी, उन्होंने कहा कि माननीय दिग्विजय सिंह जी ने हमारे साथ भी बैठक करी तो हमें भी आश्वासन दिया था। अब अगर इस प्रदेश के उस समय के तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी अगर 9 निष्कासित श्रमिकों को नहीं रखवा सकते, कई मजदूरों पे केस भी बने और किस प्रकार की प्रताड़ना हुई लोगों को, उस समय आपकी सरकार में आम सभा करने के लिए भी चंबल नदी के पार जाना पड़ता था। उस समय हम भी श्रमिक थे, तो अब आपको जवाब तो देना पड़ेगा कि 9 निष्कासित श्रमिक क्यों नहीं लगे। अब एक चीज और है कि 2000 और तारीख है 3 जून भारत कांग्रेस बंद हुआ, सरकार आपकी थी, कांग्रेस की सरकार थी, और जो मैंने मेरी सूत्रों से जानकारी निकाली, मध्य प्रदेश में 39 फैक्ट्रियां बंद हुई है, 39 फैक्ट्रियां, और 2003 का चुनाव आप इसी मुद्दे पे लड़े। वो मुद्दा आपका था भारत कांग्रेस, एक वोट भारत कांग्रेस को चालू कराएगा, माला बाद में पहनूंगा। अब आप जवाब दो, आपने क्या वो भारत कांग्रेस को चालू नहीं करवा के मजदूरों का हित साधा है या अपना हित साधा है? इस प्रकार से कई। और एक चीज और माननीय विधायक जी, आप बार बार कहते हो भारतीय जनता पार्टी उद्योगों की पार्टी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब 2000 में माननीय विमला जी चौहान नगर पालिका के अध्यक्ष बनी थी, उसके पहले कांग्रेस की परिषद भी रही और 2000 के पहले आप माननीय विधायक भी बन गए थे। क्या कारण था कि इस झुंगी बस्तियों में एक ईंट भी विकास की नहीं लगती थी? क्या आपकी सांठगांठ ये प्रदर्शित नहीं करती है? विमला जी चौहान के समय में पहली बार विकास के निर्माण के कार्य वहां पे प्रारंभ हुए। बिजली का बड़ा आंदोलन हुआ, उसमें माननीय थावरचंद जी गहलोत जी और माननीय लाल सिंह जी राणावत जी और माननीय जगरूप सिंह जी और अन्य नेताओं के मार्गदर्शन में हमने उस भारतीय जनता पार्टी से आंदोलन को चलाया। मैं माननीय दिलीप गुर्जर जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि उस आंदोलन में कांग्रेस और आप कहाँ पर गायब रहे? एक प्रश्न और मन में आता है, बहुत बोलते हैं हमारे कांग्रेस के जिले के हमारे माननीय अध्यक्ष जी और विधायक जी, 2018 के चुनाव में बादीपुरे में, ई ब्लॉक में, सी ब्लॉक में, कई जगह आप गए भी हो, कई जगह आपने सभाएं भी ली और आपने कहा है हम झुंगी झोपड़ियों को पट्टे दिलाएंगे। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि 2018 अक्टूबर नवंबर में आपकी सरकार बन गई, 1.5 साल तक कांग्रेस की 1.25 साल तक सरकार रही, आपने झुंगी झोपड़ियों को पट्टे दिलाने के लिए एक बार भी प्रश्न करा क्या? अब एक प्रश्न और उठता है कि सर्वाधिक कांग्रेस को जो वोट मिलने वाला क्षेत्र होता है उसमें एक क्षेत्र चंबल नदी के डाउन स्ट्रीम में भी है। आपको जब चुनाव जीतना था, जब तो देवनारायण जी के मंदिर पे आपने माननीय हमारे गुजर भाइयों को सबको इकट्ठा करा, सब वोट दो, समाज के नाते दो, लेकिन लंबे समय से वो जहरीला पानी पी रहे थे। कई बार मीडिया ने 30-30, 32-32, 50-50 लोगों के विकलांग होने की प्रमुखता से खबर छापी। क्या कारण था कि आप वहां पे शुद्ध पेयजल की योजना नहीं बना पाए? क्या कारण था कि 2013 के बाद में वहां पानी का टैंकर चालू हो जाता है ग्रेसिम के द्वारा, अन्य उद्योगों के द्वारा, आपके द्वारा उनको शुद्ध पेयजल की व्यवस्थाएं भी नहीं कराई जाती है? और मित्रों, एक बहुत गंभीर आरोप उन पे लगाऊंगा, आप 4थी बार विधायक निर्वाचित हुए हो। जिस प्रकार से माननीय शिवराज सिंह जी और माननीय थावरचंद जी गहलोत जी के सहयोग से नर्मदा का पानी आने वाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय योजना बनी है। आप कहते हो ना यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। अगर आज के पहले 10 साल पहले जब आप विधायक थे 2003 के अंदर, उस वक्त अगर आप नर्मदा जी के पानी की या अन्य कोई स्रोत पेयजल का, सिंचाई का और उद्योग के पानी के लिए सोच लेते तो शायद 1000, 1500, 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट विलायत नहीं जाता या गुजरात में नहीं जाता, यहाँ इन्वेस्टमेंट होता और यहाँ हजारों युवाओं को रोजगार मिलता। अब आप कई बार कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी पे आप आरोप लगाते हो। आप याद करो, जब माननीय दिग्विजय सिंह जी 2003 के पहले मुख्यमंत्री थे, 1952 के अंदर ग्रेसिम उद्योग डला था, लेकिन 1952 से लेके और 2000 तक किसी भी किसान को पानी लेने से नहीं रोका गया। क्या कारण था कि माननीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार में नायन के किसानों के ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ, उनकी मोटरें उठाई गई, उनको पानी लेने से रोका गया। उस वक्त सरकार आपकी थी और उद्योग के इशारे पे प्रशासनिक अधिकारियों ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज ही नहीं करा, कईयों पे मुकदमे भी दर्ज और वो मुकदमे लंबे समय तक चले हैं। अब आपको लेटेस्ट की याद दिला दूं, 2018 के अंदर, 2019 के अंदर आप गेट पे खुद गए हो, आपके जिले के अध्यक्ष जी भी गए हैं। वो भाषण मैंने मेरे मोबाइल में सेव करके रखा है। आपने बहुत लंबे लंबे भाषण दिए थे और आपने कहा था 15,000 रुपया परमानेंट को मिलना चाहिए और ठेकेदारी को भी शायद कहा होगा 150-200 रुपये बेसिक बढ़ना चाहिए।
और हमने बाद में जब सभा ली थी तो मैंने कहा था कि अगर 15,000 की आप मांग करते हो, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ कंधे से कंधा मिलकर इस युद्ध को लड़ेगी, इस आंदोलन को लड़ेगी। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 के अंदर जो समझौता हुआ, 1952 के बाद पहली बार परंपरा टूटी। वो परंपरा ये टूटी कि 1100 रुपए से ज्यादा बेसिक नहीं बढ़ता था। पहली बार 2100-2200 डबल बेसिक में बढ़ा। वैसे 4400 रुपए बढ़ना चाहिए था, लेकिन आप उस समझौते को 3500-3600 रुपए पे लेके आ गए। और जो ठेकेदारी के हमने परंपरा 5 रुपए तोड़ के 25, 30, 35 रुपए तक ले गए थे, 5 गुना बढ़ाया था। वो जाना चाहिए था 150, पौने 200 रुपए, उसको आप 40, 35, 40, 60 रुपए तक लेके आ गए। मेरा ये कहना है वो 15,000 रुपए का आपको याद नहीं रहा। अभी थोड़े दिन पहले जब हरियाणा का चुनाव था, मैं हरियाणा के अंदर था, ठेकेदारी श्रमिकों ने उस समझौते के खिलाफ में आंदोलन करा। आप एक तो नागदा में होते हुए शायद 24 घंटे बाद श्रमिकों के बीच में गए। एक पहले पुरानी याद आपको एक और दिलाता हूँ, जब ठेकेदारी श्रमिकों ने एक बार आंदोलन करा था, हम मात्र 1.5 घंटे के अंदर गेट के अंदर पहुंच गए थे। मैं, माननीय जितेंद्र जी गहलोत जी, माननीय राणावत जी, माननीय बहन शोभा जी, मंडल के अध्यक्ष जी, जिले के पदाधिकारी, हम 8 घंटे तक गेट पे बैठे रहे धरना देके। आपको 24 घंटे कैसे लगे? चलो 24 घंटे लग गए। आपके कांग्रेस के समय में श्रम विभाग के अधिकारियों के बीच में बैठ के आपने बैठक करी और हम युक्त जल्द कराएंगे, यूं जल्द कराएंगे, लेकिन युक्तकरण के उस विषय को आप भूल गए। एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में आज छपा है कि 2019 के समझौते में लिखा है कि हम स्ट्रेंथ कम करेंगे। तो मेरा ये प्रश्न उठता है कि जब 2019 के समझौते में लिखा था, उस वक्त सरकार कांग्रेस की थी और आप माननीय विधायक थे। प्रतिष्ठित समाचार पत्र में आज छपा है। और एक चीज और याद दिलाऊंगा कि जो प्राइवेट कोड होते हैं ठेकेदारों का, 2007-8 में आप विधायक थे और जो कंपनी की लायबिलिटी होती थी, कंपनी ने अपनी लायबिलिटी को ठेकेदारों पे थोप दिया और बाहर के ठेकेदारों को आने लग गए। बाहर के ठेकेदार बाहर के युवाओं को लाने लग गए, यहाँ के युवाओं का रोजगार मारा, यहाँ जो छोटे मोटे ठेकेदार था उनका भी अवसर मारा। 2007-8 में माननीय विधायक जी आप विधायक थे और इसलिए मेरा कहना है अच्छा सोचना प्रारंभ करो। अच्छे सोचना का उदाहरण मैं देता हूँ आपको। 58 से 60 साल मध्य प्रदेश की सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, लेकिन उद्योग ने मानने से मना कर दिया। हमने एक ही बैठक में, शायद 1952 के बाद पहला इतिहास रहा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, शिवराज जी के निर्देशन में, माननीय श्रम मंत्री जी, ट्रेड यूनियन के लोग, उद्योग समूह के लोग और मैं खुद भी उस बैठक में था, एक ही बैठक में 58 से 60 साल माना है। और इसलिए मैं माननीय विधायक जी आपसे बहुत विनम्रता से कहूँगा कि आप कई बार कह देते हो कि फसल बीमा योजना जब मिलती है तो आप कह देते हो मैंने दिलाया, जबकि वो निर्णय सरकार का होता। 2200 करोड़ रुपए माननीय शिवराज सिंह जी जमा करते हैं, जो माननीय कमलनाथ जी को जमा करते हैं। तो जब आप अगर फसल बीमा योजना को ये कह देते हो तो मैंने किसानों को दिलवाया है, तो माननीय शिवराज जी की अगर सरकार की कोई अच्छी योजना हो तो उसको भी आप ये कहा करो ये माननीय शिवराज जी की योजना है, ये माननीय कांग्रेस के विधायक जी की नहीं है। और इसलिए वीआरएस की जो वर्तमान में वीआरएस अगर देर और में अगर आप कल के उनकी वीडियो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडियाओं को भाइयों को बुलाया है, मैंने तो ध्यान से सुना है, पर मेरा निवेदन है कि आप भी ध्यान से सुनना उसको। और उसमें खुद माननीय दिलीप जी गुर्जर ये कह रहे हैं कि मैंने उद्योग समूह से बात करी और मैंने कहा कि अगर आपको वीआरएस देना ही है तो, मतलब आपने भी कह दिया कि वीआरएस दे दो, लेकिन ये चीजें कर दो। एक तरफ आप हम पे आरोप लगा रहे हो, आप खुद कह रहे हो कि मेरी बात हुई, खुद की बात हुई, स्वीकार करा उन्होंने, मैंने तो जो, और आप भी हो सकता आप भी अगर उसको ठीक से करोगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। और इसलिए मैं फिर एक बार गंभीर आरोप लगाऊंगा कि जब जब माननीय दिलीप जी गुर्जर आप विधायक बने हो, जब जब भारत कांग्रेस आपकी सरकार के समय बंद हुआ है, आपके समय पे वीआरएस आया है, आपके समय में सबसे लंबी हड़ताल हुई है, आपके समय में कोविड-19 जैसी गंभीर बीमारी के समय में भी लोगों का अगर रोजगार छीन रहे तो उस वक्त आप विधायक हैं। और मेरा ये कहना है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया, अपनी बात को कहना चाहिए, लेकिन विधायक जी बात को कहने के बाद में उसको अंजाम तक भी पहुंचाओ, क्योंकि जनता ने आपको बहुत लाड़ प्यार से विधायक बनाया। और इसलिए विधायक नहीं बनाया कि केवल भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा के। और आप शायद भूल गए माननीय विधायक जी कि आपकी कांग्रेस की सरकारों में
इस मध्य प्रदेश के उद्योग धंधे कितने बंद हुए और उज्जैन की संपूर्ण टेक्सटाइल इंडस्ट्रियां बंद हुई है, इंदौर की सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रियां बंद हुई है, ग्वालियर की सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रियां बंद हुई है और उन मजदूरों को पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिया है इतने साल लंबी लड़ाई के बाद में। और इसलिए आपकी डिक्शनरी में नहीं है कि आप मजदूरों का या किसानों का हित कर सको। ये जो एक अवसर भगवान देता है, भारतीय जनता पार्टी को अवसर देता है। और अंत में फिर उनसे एक बार ये कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि अगर अपने घर कांच के हैं तो दूसरे के घरों पे पत्थर मत फेंको। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, आरोप प्रत्यारोप अपनी अपनी जगह है, लेकिन 3 से 4 हज़ार मजदूर, ठेका श्रमिक मजदूर दर दर भटकने को मजबूर है। इसमें आपकी पार्टी के द्वारा उनके लिए क्या कार्य किए जाए? देखो, इसके लिए मैं एक और उदाहरण आपको दे दूंगा कि 2003 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बन गई थी। सौभाग्य से मैं ऊर्जा विकास निगम का अध्यक्ष था। मैं नाम जद आपको बता रहा हूँ। एक लखपत करके था, तो शायद डेथ हो गई उसकी, मुझे ध्यान नहीं है। एक बल्लर था, है, एक लखपत है, एक बल्लर है और एक राजकुमार है जो शायद आजकल कर्नाटक में जॉब करने के लिए चले गया था। एक देवी सिंह था। इन लोगों को फैक्ट्री ने वीआरएस दे दिया था जबरदस्ती। ओम प्रकाश मीणा, ये नाम जब बता रहा हूँ, इन लोगों को वीआरएस दे दिया था। ग्रेसिम के इतिहास में पहली बार हुआ था। वीआरएस का पैसा डालने के बाद भी मैंने पैसा वापस जमा रहा, उनको नौकरी लगाया। अब दुर्भाग्य ये है कि उन्होंने बाद में भी नौकरी नहीं करी, वो उनका विषय था। और उसमें से भी 2 मजदूर ऐसे थे जिनके पास पैसा खर्च हो गया था, तो उनको कुछ राशि भी मैंने दी थी। और इसलिए हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। हम जिम्मेदार लोगों से बात कर रहे हैं। मैंने भी माननीय थावरचंद जी गहलोत जी से बात करी, उसी दिन बात करी, क्योंकि मेरे पास एक लाल सिंह राणा हमारा बहुत अच्छा कार्यकर्ता है स्टाफ के अंदर, हमारा वार्ड का अध्यक्ष भी रहा, उसको भी वीआरएस दिया। और मैंने तुरंत माननीय गहलोत जी को फोन लगाया कि भाई साहब, आप संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों से, उद्योग समूह के वरिष्ठ अधिकारियों से बात करो। और इसलिए किसी का भी रोजगार छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं। ये आरोप प्रत्यारोप वाली भी बात नहीं, लेकिन जब कोई गंभीर आरोप अगर लगाएगा तो मैं राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि जनता को सही बात पता लगे। और फिर सबसे बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति का एक इतना लंबा चौड़ा इतिहास हो, जिसका इतना काला इतिहास हो, वो व्यक्ति आज हम पे आरोप लगा रहा है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, जब जब यहाँ पे मजदूरों पे अत्याचार होता है। तो इसलिए मुझे लगा कि अगर इतना गंभीर आरोप कोई लगाता है, नासमझी से लगाता है, जिसको अपना पुराना इतिहास ही याद नहीं है और जो हर चुनाव में अपने मुद्दे बदल देता है, तो उन व्यक्ति को मैं कांच के सामने आईने में उनका काला चेहरा जरूर मुझे बताना चाहिए। मेरी नैतिक जिम्मेदारी। अभी पूरे शहर में एक मामला बहुत गर्मा रहा है मजदूरों का, और उद्योग प्रबंधन की एक ऐसी बात निकल के बाहर आ गई कि हमारे कांग्रेस के कुछ मित्र बार बार भ्रम फैला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता या भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसा बोल रहे हैं। मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ और पूरी जवाबदारी के साथ ये बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मजदूरों के हितों के लिए काम करेगी, उनके नुकसान के लिए कभी कोई काम नहीं करेगी। ये स्पष्ट है। किसने क्या बोला मैं उनकी बातों में जाना नहीं चाह रहा, तो जिसने भी जो कहा होगा, जो इंटरव्यू हो गया होगा, वो उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है। और लगातार कांग्रेस के मित्र और विशेष रूप से कांग्रेस के हमारे विधायक जी बार बार ये आरोप लगा देते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो मजदूरों का नुकसान हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो मजदूरों के साथ ऐसा हो जाता है, उद्योग के गोद में बैठ जाते हैं। अभी आदरणीय पूर्व विधायक दिलीप शेखावत जी ने संपूर्ण चिट्ठा उनका खोल के सामने रख दिया है। अब विषय यह है कि पूरे शहर को ये सोचना पड़ेगा, और विशेष रूप से हमारे जो श्रमिक बंधु हैं, श्रमिक भाई हैं, उनको इस बात के लिए बड़ी गंभीरता से चिंता करनी पड़ेगी कौन व्यक्ति क्या बात करता है और वो व्यक्ति अपनी कही हुई बातों पर कितना अमल करता है। क्षेत्रीय विधायक जी चुनाव में आते हैं, उद्योग के खिलाफ बोल के श्रमिकों का वोट पाने के लिए वो बढ़ चढ़ के कई वादे कर जाते हैं, लेकिन बाद में उस पर कोई अमल नहीं होता। अभी मैंने खुद कुछ दिन पहले जब ठेका श्रमिकों की जब बात आई थी, तो ठेका श्रमिकों के लिए मैंने भी उनसे आह्वान किया था कि माननीय विधायक जी, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप क्षेत्र के विधायक हैं, मजदूरों के लिए आमरण अनशन कीजिए, बैठिए। जितनी देर भूख हड़ताल पे आप बैठेंगे उससे 2 घंटे ज्यादा आपका ये भाई सीएम अतुल आपके साथ बैठेगा, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ बैठ जाएगी। लेकिन कम से कम बयानबाजी करने की बजाय आप जमीन पे आइए, जमीन पे बैठिए और बार बार भ्रम की राजनीति शहर में ना फैलाए। और आपसे
मीडिया के माध्यम से मैं आप आग्रह और करना चाहता हूं, कांग्रेस के मित्र बार बार बात भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं, तो आपसे निवेदन है तथ्यात्मक बात करें। लगातार आप छोटी छोटी बातों को लेकर भाजपा पे उंगली उठाने लग जाते हैं। तथ्य लेकर आए, तथ्य प्रस्तुत करें और फिर भाजपा की बात करें। क्षेत्र विधायक, पूर्व विधायक जी ने लगभग सारी बात आपके बीच में रख दी है और आप सभी ने भी उन बातों को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत भी किया है। इसके लिए मैं मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक चीज़ और जरूर मैं कहूँगा कि जैसा भाई अतुल जी ने कहा है कि श्रमिकों के हितों की जहाँ भी बात आएगी, भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कभी अपने कदमों को पीछे नहीं हटाया है। किसी भी सीमा तक अगर भारतीय जनता पार्टी को जाना पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में बैठ के और रणनीति बना के निश्चित रूप से मजदूरों के साथ में पूरी ताकत से खड़ी होकर उद्योग समूह से मीडिया के माध्यम से इतना जरूर कहूँगा कि ये जो काल है ये एक गंभीर बीमारी से लड़ने वाला काल है पूरे विश्व का। और ऐसे समय में जिन मजदूरों ने इस ग्रेसिम की पहचान पूरी धरती पे, पूरे विश्व पे आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करके, और आज स्थिति आपकी ऐसी नहीं है कि ये संकट आ जाएगा आप जबरिया किसी को वीआरएस दें। आप गंभीरता से विचार करें और मैंने जैसा कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं के साथ विचार विमर्श करके, और अगर कहीं किसी प्रकार की रणनीति भी बनानी पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी पीछे किसी भी कीमत पे नहीं रहेगी। 3-4 दिन से वैसा वीआरएस की जो बात देखो, उद्योग से चर्चा तो अभी वर्तमान के अंदर मैंने माननीय थावरचंद जी गहलोत जी को कहा, श्रम विभाग के अधिकारियों को भी ये चीज़ कही, मैंने माननीय हमारे जो ट्रेड यूनियन का काम देखते हैं उन लोगों को भी ये चीज़ कही। तो आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ेगी तो श्रम विभाग के अधिकारियों को कहेंगे कि वो मध्यस्थता करें और उद्योग समूह को बिठा के और चर्चा करें कि किस प्रकार से ये चीज़ें हैं। और आज वो कह रहे हैं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल गलत मान रहा हूँ कि जबरिया नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के मेरे पास भी फोन आया। आज स्थिति यही है कि वो जबरिया वीआरएस दे रहे हैं जो और कम उम्र के लोगों को दे रहे हैं। मतलब बात भी मजदूर नेता, अभी मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर उनका बयान तो थोड़ा सा पूरा तो नहीं सुन पाया, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य और कुछ था और मीडिया ने उसको और किसी से या किसी व्यक्ति ने या कोई मीडिया के किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने उसको किसी तरीके से प्रस्तुत करा है। लेकिन न तो मेरी जानकारी में है कि उद्योग वीआरएस देने वाला है, क्योंकि मेरी न तो मैं समझौते के अंदर बैठा था और न मेरी कोई उद्योग समूह से इस प्रकार की बात हुई। लेकिन मैंने कहा ना कि 2004 के अंदर जब मैं ऊर्जा विकास निगम का अध्यक्ष था, उस वक्त भी मैंने कई लोगों को वीआरएस के बाद पैसे जमा कराकर उनको नौकरी चला, इसलिए मैं कभी इसका पक्षधर रहा ही नहीं हूँ। हाँ, कोई स्वेच्छा से अगर लेना चाहे तो वो एक उसका समझौते में भी ये बात सरकार कांग्रेस की विधायक जी वो थे, माननीय विधायक जी जवाब दे कि 2019 के समझौते में ऐसा कुछ हुआ था। हाँ, ये बात अलग थी। उस वक्त में 1-1.25 महीने से लगातार हरियाणा में भाजपा ने ड्यूटी लगाई थी। उस वक्त में पूरे समय हरियाणा में रोहतक में मेरी पूरे ज़िले में मेरी ड्यूटी थी। उस वक्त तो मैं समझौते को नहीं देख पाया, लेकिन आज जिस समाचार पत्र ने छापा है वो बहुत प्रतिष्ठित समाचार पत्र है, उसका एक अपना स्थान है समाज के अंदर, और इसलिए उन्होंने मैं फोटो काफ़ी के जो प्रिंट है समझौते की वो भी छापी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर ऐसा है तो माननीय विधायक जी स्पष्ट करें कि क्या, क्योंकि वो काफ़ी चतुर है, उनके जिले के अध्यक्ष जी भी चतुर है, तो समझौता तो उन्होंने पढ़ ही लिया होगा ना, तो पढ़ा हो तो अभी तक क्यों चुप रहे? मेरे को लगता है कि समझौते के 1.25 साल से ज़्यादा हो गया, तो अभी तक क्यों चुप रहे? वो एक इतना गंभीर इशू उन्होंने छुपा, और वैसे उनकी छुपाने की आदत है। भविष्य में कभी दूसरे विषय पे बात करूँगा तो मैं बताऊँगा वो लगातार हर चीज़ को छुपाते, महत्वपूर्ण चीज़ों को छुपाते। होने के बावजूद भी हम वहाँ सड़क पे बैठे रहो, समस्या का जितना हो सका हमने निदान करा। मैं माननीय विधायक जी से मैंने पहले भी एक बार कहा था कि थोड़ा सा आंदोलन अनशन पे बैठो, थोड़ा सा मैदान के अंदर आओ और जनता की समस्या का हल करो, केवल घर से बयानबाजी करके इतिश्री मत करो।